फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आई हूँ जो है एक यंग हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय की कहानी, जिसका बॉस है एक कोल्ड, कैलकुलेटिव और कभी कभी ज़्यादा ही डिमांडिंग इंसान। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, दोनों कैरेक्टर्स के बीच में एक ऐसी केमिस्ट्री डेवलप होती जो आपको और भी ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर देगी। लेकिन क्या उनका रिश्ता सिर्फ ऑफिस रोमांस तक ही सीमित रहेगा या फिर पर्सनल लाइफ में भी स्पार्क्स होंगे? और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सीक्रेट है, क्या वो उनकी लाइफ को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगी? तो चलिए डिटेल में बात करते इस शो के बेस्ट मोमेंट्स और उसके ट्विस्ट फिल्ड प्लॉट के बारे में। तब तक के लिए सीरीज़ में बने रहें। सीरीज़ की शुरुआत होती है और हमें हमारी बबली फीमेल लीड जिन यांग को दिखाया जाता है, जो अपने प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल के लिए अपने सीनियर मिस्टर फैंग से मिलती है। लेकिन मिस्टर फैंग और उसका सेक्रेटरी याओ याओ और उसके दोस्त को ज़बरदस्ती को ज़्यादा ही ड्रिंक कराने पर मजबूर कर रहा होता है, जो याओ याओ को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। और तभी एंट्री होती है हमारे डैशिंग मेल लीड जिन हैंग की, जो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करने के लिए वहाँ आया होता है। तभी मिसेस लिन जिन हैंग को डिनर के लिए बुलाती हैं और उसे 1 घंटा समय बिताने के लिए 20,000 तक ऑफर करती हैं। लेकिन जिन हैंग इन सब बातों को नज़रअंदाज करके वहाँ से निकल जाता है। यह सारी बातें याओ याओ और उसकी दोस्त सुन रही होती। उन्हें लगता है कि कोई लॉयर इतना भी ज़्यादा महंगा कैसे हो सकता है, उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। उसके बाद मिस्टर फैंग भी याओ को कहते हैं कि उसका प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया जाएगा अगर वो उनकी बात मान ले। तभी मिस्टर फैंग याओ याओ को एक एप्रोप्रिएट तरीके से टच करने की कोशिश करते हैं, जिस पर याओ याओ गुस्सा करती है और सबके सामने चिल्ला करके वहाँ से चली जाती। याओ याओ अपने दोस्त को बोलती है, मैं एक लॉयर हूँ और ये सब करना मुझे शोभा नहीं देता। अगली सुबह याओ को एक नई जॉब मिलती है। खुशी खुशी वो एक घर रेंट पर लेती है, लेकिन सरप्राइज तो वो तब हो जाती जब वो देखती है कि जिस लड़के को वो कल बार में मिली थी जिन हैंग, वो सेम घर में रेंट पर लेने के लिए आया है। क्या कोइंसिडेंस था। दोनों लैंडलॉर्ड को बुलाते हैं, लेकिन लैंडलॉर्ड उन दोनों को साथ में रहने के लिए सलाह दे करके वहाँ से चला जाता है। जिन हैंग अब थोड़ा सा उदास होकर के याओ याओ को साथ में रहने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाता है। अब यहाँ से शुरू होती है उनकी क्यूट सी नोक-झोंक का सिलसिला। याओ याओ घर की सफाई करते हुए गाना गा रही होती है, जिसकी आवाज़ सुन करके जिन हैंग को फाइनली नींद आ जाती है। सुबह जब जिन हैंग उठता है तो नज़ारा कुछ देखने लायक था। वो देखता है कि याओ याओ ने पूरे घर को आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर दिया है। एक तरफ याओ याओ का हिस्सा और दूसरी तरफ जिन हैंग का। कितना फनी मोमेंट है। ऑफिस में भी सरप्राइज का सिलसिला जारी रहता है। जब याओ अपनी नई जॉब पर आती है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि जिन हैंग ही है। अब बॉस और टीनेंट दोनों एक ही इंसान है। ये ट्विस्ट तो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। रात को घर वापस आने के बाद एक और सीन होता है। जब याओ सफाई करते हुए जिन हैंग के कमरे में जाती है तो गलती से उसका एक एंटीक आइटम उसके हाथ से टूट जाता है, जिसे छुपाने के लिए वो याओ याओ के सामने थोड़ा सा ड्रामा करते हुए बोलती है क्या वो दोनों साथ में मूवी देख सकती है। जिसके बात को इग्नोर करते हुए जिन हैंग अपने कमरे में चला जाता है और जब उसकी नज़र एंटीक सामान पर पड़ती है तो वो गुस्से में याओ याओ को घर से निकाल देता है। अब याओ याओ घर के बाहर बैठी होती है, तभी जिन हैंग वहाँ आता है तो याओ याओ सोचती है कि वो शायद उसे घर ले जाने के लिए वापस आया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जिन हैंग उसे एक टैक्सी बुला करके उसे होटल भेज देता है, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। याओ याओ होटल पहुंच करके सोचती है वो इतना महंगा होटल कैसे अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि उसके पास ना उतनी ज़्यादा सेविंग्स है ना उतने सारे पैसे हैं। जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचती है क्या वो ऑफिस को ही थोड़े दिन के लिए अपना घर बना सकती है, और वो ऑफिस जाने के लिए एक टैक्सी बुलाती है। अब याओ याओ ऑफिस पहुंच करके ऑफिस के स्टोर रूम को टेम्प्रोरी घर बनाने का प्लान बनाती है। वैसे तो सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ जिन हैंग को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो वापस ऑफिस चला आता है। जो नींद की तलाश में वापस ऑफिस आ रहा होता है, याओ याओ अपने सीक्रेट हीलिंग स्पॉट में पानी पीने के लिए आई हुई होती है। तभी वो
चिन हैंग को देख कर के थोड़ी सी हैरान हो जाती है और सोचती है बॉस इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगले दिन चिन हैंग अपने डॉक्टर से मिलने जाता है जो अपनी नींद की प्रॉब्लम डिस्कस करता है। डॉक्टर उसे प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए बोलते हैं और स्ट्रेस कम करने की सलाह देते हैं, लेकिन हमारे बिजी CEO के पास ये सब करने का टाइम कहाँ। इधर याओ याओ भी अपनी थकान के चक्कर में ऑफिस में सबकी नज़र में आ रही होती है। उसके कलीग्स उसे पूछते हैं तुम इतनी टायर्ड क्यों लग रही हो, और हमारी स्मार्ट याओ याओ हंस करके वो कुछ कैजुअली डिसमिस कर देती है। मीटिंग के दौरान ये छोटी सी गलती के कारण चिन हैंग याओ याओ पर गुस्सा करते हैं और उसे बोलते हैं तुम्हें अगले मंथ से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती। रात के समय याओ याओ फिर से अपने सीक्रेट स्टोर रूम में सो रही होती, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाती है तो क्यूंग होंग उसे वहाँ मिलता है। क्यूंग होंग उससे पूछता है तुम यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो, और याओ याओ एक एडोरेबल सा बहाना बना करके सिचुएशन को संभाल लेती है। अब अगले दिन एक नया कैरेक्टर की एंट्री होती है, लॉयर वू। चेन याओ पहली नज़र में ही उन्हें पसंद आने लग जाती है, लेकिन उनका फोकस क्यूंग होंग पर होता है। लॉयर वू उसे के डार्क सर्कल्स को देख करके समझ जाते हैं कि ये कुछ दिनों से सही से सो नहीं पाया है, और उसे डॉक्टर से मिलने का सलाह दे करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन किन हैंग का एटीट्यूड मुझे सब पता है ये सब बोलने वाला था, और तब चिन योंग अपने स्टोर रूम वाले सीक्रेट स्पेस में भी वापस आकर के सो जाती है। चिन हैंग उसे स्ट्रगल को देख करके उसे अपने कैबिन में सोने के लिए बोल देता है। ये एक रेनी डे आता है और याओ याओ अपने ऑफिस का काम पूरा करते हुए पूरी तरीके से भीग जाती है। चिन हैंग पहले से उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन याओ याओ एक स्वीट इंटेंस से बात बोलती है। वो फाइनली उसे अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। चिन हैंग के घर पहुंचने पर याओ याओ एक और सरप्राइज मिलता है। वो घर वैसा ही रहता है जैसे वो छोड़ करके गई थी, जिसे देख करके याओ याओ सोचती है कि कहीं उसका बॉस उसे पसंद तो नहीं करता। अब शावर लेने के बाद याओ याओ अपने स्टाइल में एक मिसलीनियस गाना गाती है और खाना बना रही होती है, जिसे सुनने के बाद चिन हैंग को फिर से नींद आ जाती है। सुबह जब वो उठता है तो सोचता है ये कैसे हुआ, मैं फिर से कैसे सो गया था। अब जब चिन हैंग की नींद टूटती है तो वो अपने कमरे से बाहर आता है और देखता है याओ याओ वहीं सोफे पर सोई हुई होती है। क्योंकि उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। याओ याओ नींद भरी आवाज़ में जवाब देती है कल इतनी बारिश हो रही थी कि मैं यहीं सो गई। क्यों चिन याओ ऑफिस पहुँचती है और उसे एक केस असाइन होता है। उसके कलीग्स और उसके अपने ग्रुप्स में इनवाइट करते हैं और उसका वार्म वेलकम करते हैं। अब चेंग का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है, लेकिन उसी समय नया चैलेंज भी आते हैं। अब इधर चिन हैंग सोचता है कि शायद याओ याओ रात में खाना कुक करती है तो उसी की आवाज़ से उसे नींद आता है, इसलिए उसने रात में एक मेड को हायर किया, क्योंकि उसे लगता है कि खाना बनाने की आवाज़ से ही उसे शायद सुकून मिलता होगा, जिसके कारण उसे नींद आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद वो सो नहीं पाता। परेशान होकर के वो ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में एक स्टोर में शॉपकीपर को सोते हुए देखकर उसे लगता है कि वो याओ याओ है। गुस्से में वो उसे जगाता है, लेकिन जब गौर से देखता है तो वो एक रैंडम शॉपकीपर होती है। ऑफिस आने के बाद उसे डोर कीपर भी याओ याओ की तरह लगता है। हर जगह उसे याओ याओ दिखने लगता है और वो इमेजिनेशन में हो जाता है। जब वो अपने कैबिन में जा रहा होता है तो उसे याओ याओ दिखती है। उसे देख करके वो सोचता है कि शायद वो भी उसकी इमेजिनेशन होगी, और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए उसका गाल खींच करके देखता है, और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो सपना नहीं देख रहा है। अब याओ याओ नूडल्स बनाने लगती है और चिन हैंग से पूछती है कि आप भी नूडल्स खाना पसंद करेंगे। क्योंग हैंग मना कर देता है, लेकिन उसकी आंखों से ये सब लगता है कि वो थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। अब याओ याओ अपने ख्यालों में एक गाना गा रही होती है और नूडल्स बनाती है, और क्योंग हैंग उसकी आवाज़ से इतना रिलैक्स्ड फील करता है कि उसे बस वहीं पे नींद आ जाती है। अगली सुबह ऑफिस के लोग
जिन हैंग को वहाँ सोते हुए देख करके हैरान होते हैं। कुछ लोग सीक्रेटली उसकी फोटोज भी लेने लगते। तभी लॉयर वू जब किन हंग को रिलैक्स्ड और सोते हुए देखता है तो वो खुशी से कहता है, मैं उसे पहली बार इतने सालों में इतने सुकून से सोते हुए देख रहा हूँ। जिन हंग जब याओ याओ से मिलने के लिए उसके कैबिन में जाता है तो उसे पता चलता है कि वो कैफेटेरिया में गई है। जिन हंग वहाँ जाता है और उसे देखता है कि वो एक आदमी से बात कर रही है। वो आदमी चेंग से उसके करियर के बारे में पूछता है और उससे कुछ केस के डिस्कशन के बारे में बातें कर रहा होता है। वो आदमी चाहता है कि याओ याओ उसका केस पढ़ ले, लेकिन याओ याओ पोलाइटली मना कर देती है और बोलती है, मैं इस केस के बारे में पहले अपने बॉस से बात करूंगी। जिन हैंग को उस आदमी की इंटेंशंस ठीक नहीं लगती और वो वहाँ चला आता है और कहता है कि फिर से ये सब चीज़ हो तो आकर के डायरेक्ट मुझे बताना, ऐसे फ्रॉड लोग से दूर रहो। जिन हैंग चेंग यांग के सिचुएशन को ढूंढते हुए उसे अपने घर पर टेम्पररी रहने की परमिशन दे देता है। अगले दिन लॉयर वू नए एम्प्लॉय के लिए एक वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। याओ याओ पार्टी में शामिल होती है लेकिन जिन हैंग नहीं आता। लॉयर वू जिन हैंग को बुलाने के लिए याओ याओ के साथ एक फोटोज क्लिक कराते हैं और जिन हैंग को भेज देते हैं ताकि वो पार्टी में आ जाए। फोटो देख करके जिन हैंग गुस्से में पार्टी में पहुंचता है। पार्टी के दौरान सब लोग एक फन गेम खेलते हैं लेकिन जिन हैंग सबसे एक लीगल आर्टिकल के बारे में सवाल करता है, लेकिन सब लोग हार मानते हैं और गेम से बाहर हो जाते हैं। आखिर में याओ याओ की बारी आती है और वो गेम के एक्साइटमेंट में थोड़ा ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। क्विंग उसे घर ले जाता है और कहानी यहाँ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब जिन हैंग और याओ के बीच की केमिस्ट्री अब सबके सामने आ रही होती है। याओ याओ का क्विकली बिहेवियर और जिन हैंग का सीरियस नेचर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। आगे क्या होगा? क्या जिन हैंग अपने फीलिंग्स कन्फेस करेगा या याओ याओ अपने करियर में नया हाइट्स अचीव करेगी? ये ट्विस्ट और टर्न्स देखने के लिए ड्रामा ज़रूर देखते रहिए। अब जिन हैंग याओ याओ को नशे की हालत में घर ले जा रहा होता है। रास्ते में वो उसे उतारने की कोशिश करता है लेकिन याओ याओ इतने नशे में होती है कि वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाती। जिन हैंग थोड़ा इरिटेट होता है और अपने फ़ोन से याओ याओ की वीडियो बनाता है। नशे की हालत में याओ याओ मस्ती से बोलती है, मुझे इससे लिए कंपनसेशन देना चाहिए। जिन हैंग सार्केस्टिकली बोलता है, बिल्कुल तुम्हें मुझे कंपनसेट करना ही पड़ेगा। जिन हैंग उसे घर लेकर के पार्सल की तरह संभालता हुआ लाता है लेकिन याओ याओ नशे में उसे अलग अलग तरीके से तंग करती है। कभी उसकी बुराई करती है, कभी बिना सोचे समझे बकबक करती है। सुबह जब चिन यांग की नींद खुलती है तो वो देखती है कि चिन यांग सामने सोफे पर बैठा हुआ है और वो चिल्लाने लगता है, ये देखो तुम्हारा लास्ट नाइट की एंटिक्स का बिल। चिन हैंग उसे क्लियरली बोलता है कि उसे इन सब के लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। याओ याओ गिल्ट फील करती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मेरी सेविंग्स भी इतनी नहीं हैं। चिन हैंग उसे हेल्पलेस को देखने हुए एग्रीमेंट निकालता है और बोलता है, अगर तुम पैसे नहीं दे सकती तो तुम्हें मेरे घर में वापस आना होगा, ऋण देना पड़ेगा और घर की काम भी करने पड़ेंगे। चिन यांग मजबूरी में एग्रीमेंट्स पर साइन करती है और अपने है। याओ याओ आकर के स्नैक्स बनाती है और चिन यांग को भी खाने के लिए इनवाइट करती है लेकिन चिन यांग मना कर देता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। अगले दिन चिन यांग ऑफिस जा रहा होता है तभी याओ याओ उसे कैजुअली पूछती है, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तुम मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाना चाहते हो? चिन यांग उसकी बातों को जवाब नहीं देता और ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में चिन यांग अपना काम के बाद कुछ लोगों से कैजुअली बातें कर रहा होता है तभी चिन यांग शॉक होकर के बोलता है, तुमने ये क्या किया? ये लोग मेरी मॉम्स के बॉडीगार्ड हैं जो मुझे घर ले जाने के लिए आए हुए हैं। याओ याओ एम्बैरस हो जाती है और अपने एक्शंस के लिए माफ़ी मांगती है। घर या आकर के चिन यांग देखता है कि उसकी मॉम तबीयत खराब होने का बहाना बना रही होती है ताकि वो उसके साथ अच्छा समय बिता सके, लेकिन चिन हैंग उनकी बात को इग्नोर करता है और वहाँ से निकल जाता है। याओ याओ सिचुएशन को देख करके चिन यांग से पूछती है,
क्या तुम्हारी मॉम मुझ पर गुस्सा थी? मैंने उनके बॉडीगार्ड्स को चोट पहुंचाई है। चिन हैंग उसे रिक्यूज़ करता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम टेंशन मत लो। दूसरे गिफ्ट्स भी लेकर के आते हैं। दोनों कैजुअली बातें करते हैं और अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ये बातें करते करते वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं, जिसके बाद लॉयर वू की क्रश उसे घर लेकर के आती है और दोनों वहीं सो जाते हैं। सुबह जब लॉयर वो उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी क्रश उनके साथ नहीं है। ये देख करके वो थोड़ा सा हैरान होते हैं और सोचते हैं शायद वो रात में अपनी क्रश के साथ ही सोए थे। चिन हैंग और याओ याओ की रिलेशनशिप डायनेमिक धीरे धीरे और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही, लेकिन दोनों एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं। लॉयर वू के रिलेशंस कैसे सुलझेगी? क्या क्विंग हैंग और याओ याओ के बीच रोमांटिक स्पार्क्स बढ़ेंगे? ये सब जानने के लिए एपिसोड को आगे देखते रहें। अब लॉयर वू ऑफिस आकर के रात की बात बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। ये सो याओ याओ अपना काम ख़त्म करके घर आती है और देखती है कि चिन हैंग फॉर्मल कपड़ों में घर से वापस जा रहा है। उसे लगता है कि ये कोई ऑफिस का काम नहीं कर सकता, तो ये आखिर जा कहाँ रहा है? ये सोच करके याओ याओ उसका पीछा करती है। पीछा करते करते याओ याओ थक जाती। तभी चिन हैंग वापस आकर के उसे बोलते हैं तुम जो कर रही हो ये सब करना बंद करो। याओ याओ जवाब देती है मैं सिर्फ आपकी फ़िक्र कर रही हूँ। अगर मैं आपकी फ़िक्र नहीं करूँगी तो कौन करेगा? और अगर आप खुश रहेंगे तो मुझे केस पर काम करने देंगे। इसके लिए मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। चिन हैंग उसके सुनाने के बाद उस केस में काम करने की परमिशन दे देता है। याओ याओ एक्साइटेड होती है और अगले दिन दोनों केस के क्लाइंट से मिलने के लिए आते हैं। क्लाइंट में से एक याओ की फेवरेट एक्ट्रेस बैजिन होती है, जो अपने डाइवोर्स केस के सिलसिले में आई होती है। चिन हैंग प्रोफेशनल तरीके से उससे बात करता है और कहता है कि वो लीगल एक्शंस लेकर के उन्हें उनका हक दिला करके रहेगा। याओ याओ एक्ट्रेस को देख करके एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन प्रोफेशनल बनने की कोशिश करती है। घर आने के बाद चिन हैंग देखता है कि याओ याओ ने बालकनी में डेकोरेशन कर दी है। चिन हैंग उसे गुस्सा होकर के बोलता है, थोड़ा उदास हो जाती है लेकिन चुपचाप डेकोरेशन हटा देती है और डिनर बनाने लगती है। खाना बनाते वक्त याओ याओ मस्ती में गाना गा रही होती है। चिन हैंग को याद आता है कि उसके गाने से पहले भी नींद आई थी। वो याओ याओ के पास आकर के कहता है जब तुम खाना बना रही हो और मैं बोलूं तभी गाना गाओ। याओ याओ हेजिटेट हो जाती है लेकिन मना नहीं कर पाती। चिन हैंग की आंखें खुलती हैं तो याओ याओ के बनाए खाने को टेस्ट करता है। खाना खाते वक्त चिन हैंग उसे बोलता है तुम्हें फालतू सवाल पूछो। चिन हैंग एक्साइटेडली होकर के उसे के केस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। चिन हैंग सबका सवाल का जवाब देता है। अगले दिन चिन हैंग ऑफिस में होता है, तभी वो लॉयर वू को कॉल करता है और अपने पास आने के लिए कहता है। लॉयर वू अपनी क्रश के साथ बात कर रहा होता है, लेकिन क्विन हैंग को कॉल आते ही तुरंत वो वहाँ पर पहुँच जाता है। क्विन हैंग उसे बताता है कि मुझे कल फिर से अच्छी नींद आई तभी है। चिन हैंग के जाने के बाद लॉयर वू चिन हैंग को कैजुअली पूछता है कि ये तुम्हारी असिस्टेंट कब बनी? चिन हैंग कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुरा कर के बात को टाल देता है। अब याओ याओ अपना काम में बिजी होती है और केस अपनी पर्सनल स्टोरी बताती है, कैसे उसकी शादी सिर्फ उसके धोखे देने के लिए की गई थी। एक्ट्रेस इमोशनल होती है और कहती है कि वो ये सब न्यूज़ में नहीं चाहती। चिन हैंग उसकी सपोर्ट करती है और केस के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाती है। सारा काम ख़त्म करने के बाद चिन हैंग याओ के साथ होता है और उसके साथ घर पर आता है। घर पहुंचने पर चिन हैंग उसे एक नई डील देता है। अगर तुम खाना बनाते वक्त खाना गाओगी तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पैसे दूंगा। याओ याओ इस डील चिन हैंग उसे गाना गाने से फिर से सो जाता है और उसकी पार्टनरशिप्स और भी ज़्यादा अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब याओ याओ और चिन हैंग के बीच एक मोमेंट्स उनके रिलेशनशिप्स को और भी ज़्यादा यूनिक बनाता है। केस और पर्सनल ज़िंदगी दोनों में नए ट्विस्ट और टर्न्स का इंतज़ार है। अब आगे क्या होगा देखते रहिए।
अब याओ याओ घर आकर के डिनर के बाद चिन हैंग से कहती है मैं बहुत मेहनत करूंगी और एक्ट्रेस को बचा लूंगी। चिन हैंग उसे रिस्पॉन्स करता है तुम एक लॉयर हो और तुम्हारा ध्यान सिर्फ केस पर होना चाहिए। तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा वरना तुम अपने काम को कंप्रोमाइज़ कर दोगी और अपने क्लाइंट से थोड़ी दूरी बना करके रखना सीखो। याओ याओ ये सुनकर के थोड़ा उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। चिन हैंग अभी भी इस वक्त को लेकर के सोच में पड़ जाता है। चिन हैंग घर पर रिलैक्स बैठा होता है तभी लॉयर वू आता है और कहता है ऑफिस से एक लड़की को पार्टी में भेजना था तो मैंने याओ याओ का नाम ले लिया। चिन हैंग थोड़ा इरिटेटेड होकर के कहता है मैं भी उसके साथ जाऊंगा। याओ याओ घर लौटती है और चिन हैंग उसे बोलता है पार्टी के लिए रेडी हो जाओ तुम्हें मेरे साथ चलना है। याओ याओ अपनी बहन को बॉस के साथ पार्टी में जाना है। याओ याओ की बहन अकेले अम्यूज़मेंट पार्क में होती है तभी लॉयर वो वहाँ पहुँचते हैं। वो उसे कंपनी ऑफर करते हैं और साथ घूमने के लिए कहते हैं। चिन यांग की बहन हेजिटेट करती है लेकिन मना नहीं करती। अब याओ याओ और चिन हैंग पार्टी में पहुँचते हैं जहाँ सिर्फ सिंगल लॉयर होते हैं। चिन हैंग को ये देख करके थोड़ा गुस्सा आता है लेकिन वो गेम में पार्टिसिपेट कर लेता है और उसे कहता है तुम मेरी पार्टनर बनोगी। याओ याओ थोड़ा कंफ्यूज होती है लेकिन एग्री करती है। पार्टी में सब जाए कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा, जिस पर चिन हैंग डायरेक्ट मना करता है और बोलता है ये बात आज के बाद बाहर नहीं जानी चाहिए। और ये वो याओ याओ को भी बोलता है कि आज के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब दूसरे दिन सब लॉयर इंक्लूडिंग चिन हैंग और याओ याओ एक मीटिंग में होते हैं जो एक्ट्रेस बैजिन के केस के लिए बैठी होती है। ये मीटिंग बैजिन के एक्स हस्बैंड का कंपनसेशन क्लेम के लिए होता है। एग्रीमेंट पढ़ने के बाद चिन हैंग कंपनसेशन के लिए मना कर देता है। बैजिन का हस्बैंड गुस्से में बोलता है तुम बिना बैजिन से बात किए हुए एग्रीमेंट को कैसे रिजेक्ट कर सकते हो। चिन हैंग चुप रहता है। मीटिंग के बाद याओ याओ भी उससे वही सवाल पूछती है जिसे एक्सप्लेन करते हुए चिन हैंग बोलता है मैंने बैजिन से पहले ही बात कर ली है और वो कोई भी कंपनसेशन नहीं चाहती इसलिए मैंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। चिन हैंग अब घर लौटती है तो देखती है कि उसकी बहन घर के बाहर खड़ी है और बहन उसे एक पप्पी दे करके कहती है थोड़े दिन के लिए इसका ख्याल रखना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। याओ याओ पप्पी को लेकर के घर लौटती है और चिन हैंग से छुपाने की कोशिश करती है क्योंकि चिन हैंग को पप्पी बिल्कुल पसंद नहीं होते। लेकिन चिन हैंग पप्पी को देख लेता है और उसे कहता है इसे यहाँ से ले जाओ। याओ याओ रिक्वेस्ट करती है कि ये सिर्फ कुछ दिन के लिए ही हमारे साथ रहेगा जब तक मेरी बहन वापस आकर के इसे लेकर के ना चली जाए। चिन हैंग मना करता है लेकिन थोड़े से अनॉयड होकर के वो बोलता है ठीक है। अगले दिन ऑफिस में बैजिन से मिलने के लिए आती है। याओ याओ को इमोशनली मैनिपुलेट करके बोलती है कि मेरा एक्स हस्बैंड मुझे थ्रेटन करने की कोशिश कर और मुझे मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कॉल करके मेरी बात उससे करवा दो। याओ याओ थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और उसकी बात मान लेती है और उसके एक्स हस्बैंड को कॉल करके उसे परेशान करने के लिए मना करती है। जिसके बाद बैजिन का एक्स हस्बैंड याओ याओ के पास आता है और उसे बोलता है मुझे बस बैजिन से एक बार फेस टू फेस बात करनी है। लेकिन याओ याओ मना कर देती है क्योंकि बैजिन ने उसे ये सब करने के लिए मना किया था। फ्रस्ट्रेटेड होकर के बैजिन का एक्स हस्बैंड सुसाइड कर लेते हैं। न्यूज़ सेपरेट हो जाती है बैजिन के एक्स हस्बैंड का सुसाइड हुआ है। मीडिया चिन हैंग के लॉ फर्म को ब्लेम करती है। बैजिन का लॉयर पब्लिक में बोलता है ये सब उसकी लॉ फर्म की गलती है। अगर उनके लॉ फर्म ने दोनों को साथ बैठा करके बात कराई होती तो ये ट्रेजेडी आखिरकार हुई ही ना होती। लेकिन याओ याओ खुद को गिल्टी फील कर रही होती है क्योंकि ब्लेम उस पर आ रहा होता है। वो बैजिन से मिलने के लिए उसके पास आती है और उसे खुद की गलती मानने के लिए बोलती है। लेकिन बैजिन रिफ्यूज़ कर देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें जानती तक नहीं, जिसे देख करके याओ याओ थोड़ी सी उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर चिन हैंग आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। चिन हैंग वहाँ से ले जाता है और उसे बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम अपने क्लाइंट से ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो। जिस पर याओ याओ बोलती है ये सब मेरी गलती है, आप मुझे डांटिए। चिन हैंग कामली बोलता है तुम्हें डांट करके मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं तुम्हें पहले ही ये सब
बोल चुका हूँ कि अपने क्लाइंट से पर्सनल अटैचमेंट मत रखो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। चिन हैंग गिल्टी होकर के कहती है, ये मेरी गलती थी। चिन हैंग पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जो तुम्हें इनोसेंट प्रूव करे? याओया चुप रहती है क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता और बोलती है, बॉस मुझे पता है कि आप मुझे बचा लोगे, मैं लाइफ टाइम तक आपकी सेक्रेटरी बनने के लिए रेडी हूँ। चिन हैंग इस मिक्स एंड रिप्लाई में बोलता है, मुझे पता है कि तुमने ये सब नहीं किया, तुम इतनी चालाक हो ही नहीं सकती कि तुम किसी को इतने बड़े ब्लेम में फंसा सको। घर लौट करके याओ याओ डिनर बनाती है और चिन ह्योंग को कहती है कि ये थैंक यू गिफ्ट है क्योंकि आपने मेरे ऊपर भरोसा किया। अगले दिन चिन हैंग देखता है कि याओ याओ के अगेंस्ट मीडिया काफ़ी निगेटिव हो रही है। याओ याओ के फ़ोन्स पर रिपोर्टर्स के कॉल आते हैं। चिन हैंग उसे थोड़ा गुस्से में बोलता है, तुम्हें किसी की कॉल्स उठाने का और जवाब देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिन हैंग याओ याओ का मूड ठीक करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट के बाहर लेकर के आता है। वहाँ पर वो याओ याओ का पुराने दोस्त और बैजिन का एक्स हस्बैंड को लॉयर को भी बुलाता है। लॉयर रिवील करता है कि बैजिन का एक्स हस्बैंड को पहले से ही डिप्रेशन था। बैजिन को ये सब पता था और उसने जानबूझ करके ये सब किया ताकि वो डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर ले। चिन हैंग को जब ये बात पता चलती है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है क्योंकि वो सोच रही थी कि उसकी वजह से ही उसका सुसाइड हुआ है और वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही होती है और अपने मन को तसल्ली दिलाने की कोशिश करती है। अब याओ उसने अपने आप को ही गिल्ट का बर्डन मान लिया था। चिन हैंग सार्केस्टिकली कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा इतना टाइम वेस्ट हो चुका है, इसका कंपनसेशन तुम दोगी। याओ याओ हंस करके कहती है, मैं आपकी कार चला करके आपको घर तक छोड़ दूंगी। चिन हैंग कार इतनी धीरे चलाती है कि चिन हैंग अनॉयड हो जाता है। वो कहता है, तुम्हारा स्लो ड्राइविंग से ज़्यादा स्ट्रेसफुल तो मेरा कोई केस हो ही नहीं सकता। याओ याओ केयरफुल रहती है और बस मजाक में हंस देती है। अगले दिन ऑफिस में याओ याओ के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स आते हैं। कलीग्स मजाक में कहते हैं, लगता है कोई तुम्हें सेक्रेटरी पसंद करता है और आज वैलेंटाइन डे भी है। याओ याओ एक्साइटेड होकर के गिफ्ट्स खोलती है पर अंदर डेंजरस चीज़ें होती हैं। ये देख करके वो डर जाती है और कलीग्स भी उसे गिफ्ट्स खोलने के लिए रोक देते हैं। याओ याओ टेंशन में अपनी बहन को कॉल करती है और उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। उसकी बहन प्रिटेंड करती है कि सब कुछ नॉर्मल है, पर याओ याओ एक अनईजी फील कर रही होती है। घर आकर के याओ याओ सो रही होती है, तभी चिन हैंग वहाँ आता है और याओ याओ उसे देख करके डर जाती है, पर चिन हैंग उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है और उसे सुपरमार्केट ले जाता है। याओ याओ का मूड ठीक नहीं होता और घर लौट करके वो सोशल मीडिया पर निगेटिव कमेंट्स को देख करके और भी ज़्यादा उदास हो रही होती। याओ याओ रोने लगती है, तभी चिन हैंग आता है और बोलता है, अगर तुम रोना चाहती हो तो रो लो, लेकिन अपने आप को ब्लेम मत करो। इतना बोल करके वो अपने रूम में चला जाता है। याओ याओ रोती है, पर तभी चिन हैंग वापस आ करके उसे एक रुमाल देता है और कहता है, ये हैंग की इम्पोर्टेड है, संभाल करके यूज़ करना। याओ याओ हंस करके बोलती है, मेरे रोने का कॉस्ट इतना हाई भी नहीं है। वो ऐड करती है, सब कुछ लोग रो रहे होते हैं, उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम तो मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रहे हो। चिन हैंग उसे चुप कराने की कोशिश करता है और उसका मूड लाइट कराने की कोशिश कर रहा होता है। अगले दिन याओ याओ ऑफिस आती है तो सब कलीग्स उसे सपोर्ट करते हैं। सब लोग उसे अच्छा फील करवाने के लिए मोटिवेटेड मैसेज भेजते हैं और पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं। याओ याओ ग्रेटफुल फील करती है और डिसाइड करती है कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। चिन हैंग याओ याओ को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे पेपर्स कट करने का काम दे देता है। याओ याओ दिन भर काम करती है और थक जाती है। काम के बीच में एक ऑफिस की आंटी आती है जो याओ याओ की हेल्प करने के लिए अप्रिसिएट करती है। उनका काम ख़त्म करने का ऑफ़र करती है। याओ याओ मान जाती है और थोड़ा रिलैक्स होने के लिए चली जाती है। तभी चिन हैंग ऑफिस आता है और याओ याओ को वहाँ नहीं देख कर के गुस्सा करता है। उसका एक्सप्रेशन से लगता है कि वो याओ याओ से कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है और उसे और भी ज़्यादा तंग करने का प्लान बनाता है। अब दूसरी तरफ लॉयर वू चिन याओ की बहन
चेंग जी से मिलने के लिए आते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि याओ याओ ने कुछ गलत नहीं किया, उसे सिर्फ फंसाया जा रहा है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि वो सेफ रहे। चेंग जी उसे शुक्रिया करती है और उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार होती है। दूसरी तरफ जब याओ याओ घर आती है तो देखती है सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। चिन हैंग कैजुअली बोलता है, ये सब तुम्हारे डॉगी ने किया है, अब इसे साफ करो और मेरे लिए खाना बनाओ। सरप्राइजिंगली याओ याओ कामली रिएक्ट करती है और साफ सफाई शुरू कर देती है। चिन हैंग फिर उसका मूड सही करने के लिए उसे जॉगिंग पर ले जाता है। जॉगिंग के दौरान याओ याओ थक जाती है और रुकने के लिए बोलती है। दोनों एक साथ एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखते हैं। ये मोमेंट देखते हुए याओ याओ चिन हैंग से कहती है, थैंक बॉस, मेरे ऊपर इतना भरोसा करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे फिर से कोई नया केस हैंडल करने का चांस दें। चिन हैंग साइलेंटली उसकी बात को मान लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है जब चिन जी पर वो अपने एक्स हस्बैंड की मॉम से मिलने के लिए आती है, क्योंकि उसकी मॉम को लगता है कि उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है और चिन जी की मदर इन लॉ का ऑपरेशन भी होने वाला होता है। चिन जी उनसे मिलने के लिए आती है और उनका ख्याल रखती है, लेकिन तभी चिन जी का एक्स हस्बैंड वहाँ आता है और कहता है, मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ, हमें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन चिन जी इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं करती और वहाँ से निकल जाती है। चिन जी वहाँ से निकल करके लॉयर वू को कॉल करती है और याओ याओ की हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। लॉयर वू कैजुअली बोलता है, अगर थैंक्स ही बोलना है तो मुझे डिनर करवा दो। चिन जी मान जाती है और उनसे मिलने का प्लान बनाती है। डिनर के बाद लॉयर वू और चिन जी के साथ की फ़ोटोज़ चिन जी का एक्स हस्बैंड सीक्रेटली ले करके देखता है। ये फ़ोटोज़ देख करके एक न्यू एंगल क्रिएट करता है जो फ्यूचर इवेंट्स को और ड्रामेटिक बनाता है। अगले दिन याओ याओ ऑफिस आती है और चिन जी उसे एक नए केस की फाइल देता है। चिन जी कहता है, क्लाइंट से मिलो और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। याओ याओ क्लाइंट से मिलने जाती है जो उसे बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा डाइवोर्स जल्दी हो जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरी बीमारी के बारे में मेरी वाइफ को पता चले। ये बात सुनकर के याओ याओ थोड़ा इमोशनल हो जाती है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए डिसीज़न लेती हैं। अब याओ याओ अपने क्लाइंट से मिलने जाती है और उसे पता चलता है कि उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। ये सब जान करके याओ को समझ आता है कि उसका क्लाइंट जल्दी से डाइवोर्स लेना चाहता था ताकि वो अपनी ज़िंदगी सुकून से जी सके। ये बात याओ को एक्साइट कर देती है और वो डायरेक्टली चिन यांग के पास जाती है और सब कुछ बता देती है। चिन यांग कामली सुनता है और फिर कहता है, मुझे ये सब पहले से ही पता था, मैं बस देख रहा था कि तुम ये सब टेस्ट पास करती हो कि नहीं, और तुमने ये टेस्ट को पास कर लिया है। काम ख़त्म करने के बाद याओ याओ घर आती है, लेकिन जब वो घर में नहीं होती तो चिन यांग को परेशानी होती है। सिक्योरिटी ऑफिसर से उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आजकल सेक्सुअली अब्यूज़ के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो बच के रहने के लिए। ये देख करके चिन जैंग परेशान हो जाता है और घर से बाहर आ जाता है और याओ याओ को परेशान होकर के हर जगह ढूंढने लगता है। वो बहुत देर तक उसका इंतज़ार करता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी याओ का डॉगी उसके पास आता है और उसे आकर के चाटने लगता है, जिसे देख करके चिन यांग थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है। वो घर आकर के अपना फेस वॉश करता और थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करता है। अब हमें याओ याओ की बहन को दिखाया जाता है। चेन जी लॉयर वू के साथ एक नए जगह देखी जाती है जहां वो अपने ऑफिस खोलना चाहती थी, लेकिन चेन जी इस जगह को लेने के लिए मना कर देती है। जब वो घर आती है तो अपने क्लाइंट से बात कर ही रही होती है, तभी उसका एक्स हस्बैंड उसे मिलने के लिए आता है और लॉयर वू के बारे में पूछता है। लेकिन चेन जी कामली उसे सब कुछ बताती है और बोलती है, तुम्हें मुझे और लॉयर वू से दूर रहना चाहिए। याओ ऑफिस आती है और चिन जी उसे बताता है कि उसके क्लाइंट्स का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो जिंदा नहीं है। ये सुनकर के दोनों मिल कर के क्लाइंट के फ्यूनरल पर जाते हैं। फ्यूनरल के बाद याओ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जहाँ चिन हैंग उसके मूड को थोड़ा हल्का करने के लिए उसे अपने हाथ भर करके ले जाते हैं, जहाँ दोनों साथ बैठ करके खाना खाते हैं। ये सीन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को दिखाता है और उनका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। क्या होगा, क्या चिन जी
और याओ याओ कभी साथ आ पाएंगे या उन दोनों के बीच में हमेशा दरार ही बनी रहेगी। ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।